आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ उस घटना को सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। दोस्तों, यह वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बड़ी दुखदायक थी। आपने शायद अपने जीवन में आज तक ऐसी घटना ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ उसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा और आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। दोस्तों, शायद आज से पहले यह सच्ची घटना आपने नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2013 को शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है जिसमें सैकड़ों यात्री इस ट्रेन में सवारी कर रहे होते हैं। इसी ट्रेन में प्रीति राठी भी होती है जिसकी उम्र लगभग 23 साल की होती है। वे दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ये दिल्ली के नरेला गांव में रहती थी। इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सभी लोगों के साथ अच्छे से रहती थी और लोग इसको भी बहुत पसंद करते थे। इसके साथ ही पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिस कारण इसकी जॉब सेना के नर्स के रूप में लग गई थी। दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए ये जा रही थी। उस रात उसके साथ उसके पापा और उसके मौसी भी उसके साथ थे, लेकिन ये तीनों उस खबर से अनजान थे। उस ट्रेन में एक शख्स और भी बैठा था, अपना मुंह छुपा के, जिसकी नजर इन तीनों पर थी। वह अपना मुंह छुपाया हुआ था। वह अपना मुंह छुपा के इसलिए बैठा था कहीं वो पकड़ ना जाए, उसको वे लोग पहचान ना जाए। काश ये पकड़ा जाता तो ये दिल दहला देने वाली घटना नहीं होती। उस रात प्रीति 2-3 बार वॉशरूम जाती है और वह शख्स प्रीति को आते जाते देख रहा था और वह नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन प्रीति तो इस चीज से अनजान थी। उसके साथ क्या होने वाला है उसको तो इस बात की भनक तक भी न थी। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के कारण वो शख्स कुछ नहीं कर पाता है। ट्रेन पूरी रात चलती रही और वह सुबह 8 बजे बांद्रा स्टेशन पे आकर रुकती है। प्रीति बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार सपनों की दुनिया में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को क्या पता था उसके साथ इतना भयानक कुछ हो जाएगा। ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी हुई थी। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। प्रीति, उसकी मौसी और उसके पापा वो भी अपना सामान लेकर नीचे उतरते हैं और चलने लगते हैं। प्रीति उनके साथ चल रही होती है। चलते वक्त प्रीति अपने और अपने सपने के बारे में सोचती है जो असली था, लेकिन फिर भी उसको वो सपना लग रहा था। उसके बारे में सोचती है और चलती जाती है। उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। वो अपनी मौसी और पापा से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तभी अचानक से एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। वो उसको सही से देख भी नहीं पाती। तभी उस आदमी ने उसके ऊपर कुछ ऐसा पानी जैसा चीज फेंका जो उसके पूरे चेहरे और शरीर, पूरे जिस्म में फैल जाती है। उसके कुछ छींटे पास में खड़े पैसेंजर्स और उसकी मौसी और पापा पर भी पड़ता है। ये सारा काम कुछ सेकंड में ही हो गया। लोग कुछ समझ पाते, कुछ जानते इससे पहले ही वह लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद प्रीति को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसको डॉक्टर देखते हैं। देखते ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत नाजुक है। तब तक ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और जब इलाज शुरू किया जाता है और जांच शुरू होती है तब पता चलता है जो चीज प्रीति के ऊपर फेंकी गई थी वो कोई और चीज नहीं बल्कि एसिड था। इलाज के दौरान पता चलता है इस एसिड की वजह से प्रीति की दोनों आंखें खत्म हो चुकी थी। प्रीति का चेहरा और जिस्म इतनी बुरी तरीके से जल गया था वे देखा भी नहीं जा सकता था। प्रीति तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। प्रीति को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उसके चेहरे और जिस्म के साथ क्या हो गया है। बार बार डॉक्टर से पूछे जा रही थी मुझे क्या हो गया है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है। डॉक्टर उस बच्ची को दिलासा दिला रहे थे कुछ नहीं हुआ है बेटी, जल्दी ठीक हो जाओगी। इधर पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही थी। आखिर कौन था वह लड़का, और लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहे थे आखिर उस लड़के ने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। जब सच्चाई सबके सामने आई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। उसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछा जाता है आखिर वह लड़का कौन था। प्रीति लड़खड़ाती सी आवाज में बोलती है
वह उसे सही से देख नहीं पाती है, वह कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और खराब हो जाती है। वह दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग धीरे धीरे डैमेज हो चुके थे और जो काम करना बंद कर रहे थे। इसके बाद प्रीति को 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यह खबर आग की तरह मीडिया और अखबारों में फैल चुकी थी। प्रीति को भी एहसास हो चुका था उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन उसको अब भी ये पता नहीं था कि वो कैसी दिख रही है, चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। हर बार बस एक ही बात कह रही थी, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था तो उसने इशारों से अपने पापा से पेन और कागज मांगा और उसने इस पर लिखा कि मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई और मैं उसे देख नहीं पाई कि वह कौन था, गोरा था कि काला था। मैं तड़प रही थी। मौसी मेरे साथ नहीं होती तो मैं शायद उसी दिन मर जाती और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी। शायद अब वह नौकरी भी चली गई है। मेरे मुंह से यह प्लास्टर कब हटेगा? मैं अपने भाई बहनों से कब मिल पाऊंगी और मैं उन्हें कब देख पाऊंगी? इसके बाद प्रीति रोते हुए लिखती है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसके बाद करीब 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है। इसके बाद प्रीति 1 जून 2013 को दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वह रोते हुए मासूम जिंदगी की जंग हार जाती है। यह वही मासूम थी जो नौकरी करने के लिए दिल्ली से मुंबई आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी वापस उसकी डेड बॉडी ही जाएगी। और अब यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के परिवार के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने में उसके साथ थे और जगह जगह न्याय की मांग हो रही थी। लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने लगते हैं। अब पुलिस भी पूरे जोर और शोर के साथ प्रीति को न्याय दिलाने में लग जाती है। पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कौन था वह शख्स जो प्रीति के ऊपर तेजाब फेंका था। आखिरकार उस मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा था। तभी दोस्तों पुलिस के अधिकारियों को स्टेशन पे सीसीटीवी की फुटेज मिलती है। उस जगह का कोई व्यू नहीं मिल पाता है जिस जगह पे प्रीति राठी के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर लोगों के बीच में एक बंदा निकल रहा था जिसके चाल सबसे अलग थी। पुलिस को थोड़ा अटपटा लगा। पुलिस उस बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह ढका हुआ था और पुलिस उसको पहचान नहीं पाती है। फिर से पुलिस के हाथों एक नाकामयाबी हाथ लगती है, क्योंकि दोस्तों उस समय 2013 में सीसीटीवी इतने बेहतर क्वालिटी के नहीं थे। उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकती थी। इसके बाद ट्रेन के टीटी और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता है। फिर भी कुछ महीने बीत चुके थे, कुछ पता नहीं चलता है। कुछ महीने बीत चुके थे, फिर भी कुछ नहीं पता चल पाया और लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। इस केस को जटिलता से देखते हुए इस केस को मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और मुंबई की क्राइम ब्रांच पहुंच जाती है दिल्ली के नरेला गांव में जहां प्रीति रहती थी। पुलिस जांच करती है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तभी जब पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी होती है, तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसका नाम अंकुर कुमार होता है। उसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जिससे पुलिस पूछताछ करती है, वह लड़का जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था। पुलिस को उस पर शक हो जाता है। फिर उसके बाद प्रीति की सहेली पुलिस को खबर देती है कि प्रीति ने उसको बताया था वह उसको परेशान करता था और उसको धमकी भी दे रहा था, वह उसको मुंबई में देख लेगा। उसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस जैसे ही अंकुर के कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है अंकुर कुमार उस दिन मुंबई में ही था। और जैसे पुलिस को यह सब पता चलता है, पुलिस अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और अंकुर से पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता है। फिर पुलिस उससे अपने ढंग से पूछती है, तब अंकुर जाकर सब कुछ सच उगलता है। आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंकुर ने प्रीति को इसलिए मारा क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने को मना कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और इसके साथ एक और भी कारण माना गया था कि प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी और अंकुर उसका पड़ोसी था। उसके पापा किसी बड़े ओहदे पर काम करते थे। जब अंकुर के पापा को ये पता चला कि प्रीति की जॉब लग गई है, वह पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, तो अंकुर के पापा अंकुर को बात बात पर ताने देते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और प्रीति कहां से कहां पहुंच गई और उसकी तरक्की से जलने लगा था और जलने के चलते ही उसने ये सब किया था। कहानी कुछ ऐसी थी कि जिस दिन प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, वह लड़का भी उसी ट्रेन में टिकट लेके बैठ जाता है और उसी डिब्बे में जिस डिब्बे में प्रीति बैठी होती है।
और वह एक डिब्बे में तेजाब भी रख लेता है। वह तो ट्रेन में भी प्रीति के ऊपर तेजाब फेंकने वाला होता है, लेकिन उस डिब्बे में बहुत से लोग बैठे रहते हैं और उसको मौका नहीं मिलता है। पूरे रास्ते वह मौके की तलाश में ही रहता है, लेकिन उसको कहीं भी पूरे रास्ते में मौका नहीं मिलता है और वह मौके की तलाश करते करते प्रीति के साथ मुंबई आ जाता है। प्रीति मुंबई में ट्रेन से नीचे उतरती है और अपने पापा और मौसी से थोड़ी दूर होती है। तभी उसको मौका मिलता है और इसी समय वह उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है। इसके बाद हाई कोर्ट में केस चलता है और यह हिंदुस्तान का पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी सुनवाई करने वाले जज ने लिखा था, वह बच्ची 30 दिन इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह पहले दिन ही मर जाती। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक प्रीति का चेहरा और जिस्म खत्म हो गया था। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस कहानी से कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हम दूसरे को तकलीफ देकर कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।